Yes. Okay. So as you remember, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक कंप्लीट किया था. कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? नंबर 12, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी के हमने आज पास पेपर करने एंड नेक्स्ट क्लास विल बी द वेव्स सेक्शन. सो जो भी इसके पास पेपर्स हैं मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ. आपके क्लासरूम पे वो ऑलरेडी अपलोडेड है एज यू नो. और इन क्वेश्चंस को हम आज प्रैक्टिस करते हैं. थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे. पेपर 1 वाले भी जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, उनको भी आप प्रैक्टिस करना. ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे. और थ्योरी क्वेश्चंस के अंदर इस चैप्टर में चैलेंज यही है दैट यू विल नॉट बी लुकिंग एट एनी कैलकुलेशंस. यू विल जस्ट हैव टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. और डिस्क्राइब और एक्सप्लेन के अंदर चैलेंज यही होता है कि आपने अंदाज़ा लगाना होता है कि आपने कितना लंबा आंसर लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, हाउ मच इज़ इनफ. कहीं आपका आंसर बहुत फजूल में लंबा तो नहीं, उसमें रेलिवेंट तो नहीं लग रहे या कुछ मिस तो नहीं कर रहे. ठीक है, सो ये सारी बातें जो है वो आज हम कवर करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू क्वेश्चंस. लेट्स सपोज हम आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब ये बहुत लंबी फाइल है. इसके अंदर मैंने समझ लो कि सारे ही क्वेश्चन डाले हुए, लाइक वॉट एवर पॉसिबल क्वेश्चंस वर देयर इन दिस चैप्टर. देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मई जून 2003 से स्टार्ट हो रहा है. और ये फाइल कहाँ तक जा रही है? ये फाइल जा रही है कहाँ तक? ये जा रही है अक्टूबर नवंबर 2021 तक. सो देयर इज लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन दिस फाइल. 38 क्वेश्चंस हैं इस फाइल में, बहुत सारे हैं. हम क्या कर लेते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं. और उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर जो है वो हम कल नेक्स्ट वाली क्लास में जो थर्सडे क्लास होगी उसमें हम वेव्स को जो है वो स्टार्ट कर देंगे. लेकिन मैं टेस्ट अनाउंस कर दूंगा. ठीक है, आज की क्लास के एंड पे मुझे रिमाइंड करवाना अगर मैं भूल जाऊँ, अदरवाइज आई डू इट ऑन व्हाट्सएप. ठीक है, सेकंड थर्ड टेस्ट भी जो है वो आप लोगों का लेना है. 2 टेस्ट तो हो चुके हैं, थर्ड टेस्ट लूंगा मैं इस बार. चलो, तो वो बता रहे हैं कि हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ऑब्वियसली यू शुड नो दैट इफ यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर विद और विदाउट मी. कह रहे हैं जी कौन सा मेथड है जिससे हीट ट्रांसफर होता है सन से लेके अर्थ तक? ओके, मुझे चैट में आंसर दोगे सारे. ठीक है, चैट में मुझे आंसर दोगे. इट्स अ वन वर्ड क्वेश्चन, सिंपल. इन तीनों में से कौन सा मेथड जो है वो यूज होता है सन से यहाँ तक? और इसकी रीजन क्या है, इस बात को आपने सोचना है अगर कि आपने क्यों कन्वेक्शन या कंडक्शन चूज नहीं किया. बिकॉज कंडक्शन और कन्वेक्शन को चाहिए होता है मीडियम पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, जिसके जो कि रेडिएशन को नहीं चाहिए होते. रेडिएशन वाहिद चीज़ है जो वैक्यूम में हो सकती है. तो सन से अर्थ तक जो स्पेस है, स्पेस में आपको मीडियम नहीं मिलेगा. तो मीडियम सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन के थ्रू ही हो सकता है. तो यही चीज़ आपने पार्ट 2 में एक्सप्लेन करनी है. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम बेटा. जल्दी जल्दी से जो है वो स्टार्ट हो जाए. अभी हम पहले क्वेश्चन पे ही हैं. ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, सो व्हाई द अदर टू मेथड्स कैन नॉट बी इन्वॉल्व्ड? क्या रीज़न है? तो अभी जैसे कि हमने बात की, ये कितने मार्क का क्वेश्चन होगा? अच्छा, पुराने ईयर्स के जो क्वेश्चन है ना उसमें आप देखोगे कि हर पार्ट के अलग अलग मार्क्स ने लिखे होते हैं. बट ये 1 मार्क का था और ये भी 1 मार्क का था. टोटल मिला के 2 मार्क्स का हो गया. तो दिस इज अ सिंपल 1 मार्क एक्सप्लेनेशन. एंड व्हाट वुड बी राइट ओवर हियर? रेडिएशन does not need a medium, whereas conduction, convection do need a medium. ठीक है, अब ये बात हम ऑब्वियस है. इसके आगे आप और भी इसको लंबा कर सकते हो, कह सकते हो कि सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, स्पेस है. बट आई थिंक द आंसर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. तो इसके अंदर कोई इतना इशू नहीं है. ये काफी इनफ है आंसर. फॉर 1 मार्क दिस इज मोर देन इनफ. ओके, अब ये तो कोई खास चैलेंज नहीं है. चैलेंजिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जहां पे आपको कोई भी सिचुएशन दी हुई होती है और इस सिचुएशन के अंदर आपको रिकॉग्नाइज करना होता है कि कौन सा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, कौन से मेथड से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होता है, और उस एनर्जी ट्रांसफर के मेथड को फिर एक्सप्लेन करना होता है कि कैसे हो रहा है. सो जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन है कि देयर इज दिस फ्लेम बर्निंग एंड द हैंड फील्स हॉट. तो ये क्यों फील हो रहा है हॉट? अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए एक काम आसान कर दिया. उन्होंने ये तो आपको बता दिया, आइडेंटिफाई आपके लिए कर दिया कि कन्वेक्शन हो रही है.
आपने ये बताना है कि हाउ द कन्वेक्शन इज हैपनिंग, यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन दैट इज गोइंग ऑन इन दिस सिचुएशन। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट मैक्सिमम, नॉट मोर देन 2 मिनट्स। सब मुझे डायरेक्ट मैसेज में चैट, तुम लोगों ने सेंड टू एवरीवन नहीं करना, मुझे डायरेक्ट मैसेज में चैट के अंदर आंसर लिख के भेजना है। एंड यू शुड जज योरसेल्फ कि ये कितनी जगह है, इसमें कितना लंबा आंसर होना चाहिए 2 मार्क के लिए, हाउ मच यू शुड राइट एंड व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ कन्वेक्शन, वो आपने डेफिनेटली यहाँ पे इंक्लूड करने। ठीक है, चलो 2 मिनट्स में वेट कर रहा हूँ। फातिमा आपके आंसर के 1 आउट ऑफ 2 है बेटा। कौन सी चीज तुमने मिस की है, इसको आइडेंटिफाई करना है। एक चीज मिस की है आपने, एक स्टेप पीछे से स्टार्ट करना है। ठीक है आमिना, आपका आंसर ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, एवरीथिंग इज देयर। जो जो उसमें होने की आंसर में इंक्लूड करना है वो आपने सारा इंक्लूड करना है। ठीक है, हमारा और शयान, तुम्हारे आंसर को मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है हमारा, वेल डन। सो शयान तुम भी भेज रहे हो आंसर, वेट करो या मैं बस खुद ही बता दूंगा। ठीक है, तो भाई अब हमने यहाँ पे सिंपली एक्सप्लेन करना है कि एयर नियर द फ्लेम, राइट। ठीक है शयान, तुमने भी एक बेटा छोटी सी चीज मिस की है, मैं अब वहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दूंगा क्या मिस किया था आपने। एयर नियर द फ्लेम गेट्स हीटेड एंड एक्सपैंड्स, ये बात जो है ना ये मेंशन करनी है कि ये वाली एयर एक्सपैंड करेगी। सिंस इट्स लेस डेंस, क्या होगा, एक्सपैंडेड एयर जो है उसकी डेंसिटी कम होगी, सो इट राइजेस एंड कोल्ड एयर नियर द हैंड sinks down। अब इसमें हमारे पास जगह है, ऑल्दो दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर दिस क्वेश्चन, बट ज्यादातर क्वेश्चन 3 मार्क के होते हैं, कभी कभार 4 मार्क के भी होते हैं। एक इसमें पॉइंट हम और भी लिख देते हैं, दिस सेट्स अप कन्वेक्शन करंट्स। अब ये एक्सप्लेनेशन जो है ना, यू विल फाइंड दैट सिचुएशंस विल कीप चेंजिंग, राइट, द सिचुएशंस विल कीप चेंजिंग बट द एक्सप्लेनेशन विल मोस्टली अप्लाई एवरीवेयर। ठीक है, बस कभी कहीं पे एयर हो सकती है, कहीं पे गैस हो सकती है, कहीं पे लिक्विड हो सकता है। सो गैस और लिक्विड का आपको देखना पड़ेगा और बस आपने अपनी वर्डिंग थोड़ी बहुत मॉडिफाई करनी होगी फॉर द सिचुएशन, बट मोस्ट ऑफ इट इज द सेम। सो फातिमा और शयान, जो बात मिसिंग थी वो ये थी बेटा कि एक्सपैंड होता है और लेस डेंस होता है, इसलिए राइज करता है। अगर आप डायरेक्ट बात करोगे कि इट राइजेस एंड कोल्ड एयर सिंक्स, तो ये एक बात है, दैट्स जस्ट वन पॉइंट। Why it rises, you also have to go and explain that. Moving on, part C, how the layer of fiberglass, आपको याद होगा कि ये बात हमने अपने टॉपिक के अंदर एक्सप्लेनेशन के अंदर मेंशन की थी, फाइबर ग्लास वाली, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट टॉपिक। इस बात को हमने देखा था कि घर के अंदर यहाँ पे फाइबर ग्लास क्यों लगाया हुआ है, ये फाइबर ग्लास का मटेरियल है सारा। सो फाइबर ग्लास का मटेरियल यहाँ छत के अंदर क्यों लगाया हुआ है, इस बात को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सीलिंग में फाइबर ग्लास का क्या फायदा है, एंड फायदा तो उन्होंने बता दिया है कि कीप्स द रूम वार्म व्हेन इट्स कोल्ड आउटसाइड। सो एसेंशियली अंदर से बाहर हीट ट्रांसफर रुक रहा है, घर के अंदर से
बाहर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो स्टॉप हो रहा है, बट कौन सा मेथड है जिसका ही जो जो स्टॉप हो रहा है फाइबर ग्लास की मदद से, अब आपने वो एक्सप्लेन करना है। अगेन जस्ट 2 more minutes। जी फातिमा, you have identified the correct method, now you just need to explain it। सबसे पहले मेथड आइडेंटिफाई कर लो, कौन सा मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में से यहाँ पे हम उसको रोक रहे हैं। ठीक है, सो बस यही बात करनी थी कि हीट ट्रांसफर का मेथड जो है वो कंडक्शन है, और कंडक्शन को कैसे रोक रहे हैं, बिकॉज फाइबर ग्लास एक इंसुलेटर है। सो बस यही बात यहाँ मेंशन करनी है। फाइबर ग्लास इज एन इंसुलेटर, या फिर आप ये लिख दो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इंसुलेटर लिख दो या फिर पुअर कंडक्टर लिख दो। सो इट प्रिवेंट्स heat transfer from inside to outside via कंडक्शन। कंडक्शन का प्रोसेस आपने रोक दिया। ठीक, तो ये सारी जो है वो चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है। होपफुली क्लियर है, आसान क्वेश्चंस हैं, मोस्टली आपको आसान ही लगेंगे होपफुली क्वेश्चन। सो द होल चैप्टर दैट यू डू ओवर हियर will revolve around identifying the heat transfer method and then basically explaining that method। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कौन सा करना है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। पार्ट A1 और A2 का मुझे आंसर देंगे सब पहले। ठीक, A1 और A2 का आंसर दो, फिर B1 और B2 उसके बाद डिस्कस करेंगे। आप आंसर दोगे तो आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, अब गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं, कोई अच्छी बात है, मैं आपको सही बता दूंगा। ठीक है, बट आपने आंसर लिखना है, मुझे भेजना है, ताकि मुझे भी पता चले भाई कौन कहाँ पे, किसको कितना समझ में आ रहा है। सही है आमना और शयान, ये मेथड जो तुमने भेजा है बेटा, ये मेरा नहीं ख्याल है सही है। वो देखो, अभी थ्रू द मेटल की बात कर रहे हैं, अभी वो पानी किस तरह गर्म हो रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि ये हॉट प्लेट से वाटर तक हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, थ्रू द मेटल। द फोकस इज थ्रू द मेटल वाला पार्ट। तो मेटल पैन के अंदर कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है, पहले तो इसको रिकॉग्नाइज करो। सॉलिड्स के थ्रू कौन सा हीट ट्रांसफर होता है, मेटल पैन सॉलिड का बना हुआ है ना, सॉलिड के थ्रू कौन सा हीट ट्रांसफर का मेथड होता है हमारा, डू यू रिमेम्बर? मेटल पैन सॉलिड है आपके पास, जो उसकी बेस है। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कंडक्शन, ये तो हो गया। अब आपने बताना है हाउ द मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हीट थ्रू द मेटल पैन। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने मेटल्स के अंदर स्पेसिफिकली मैंने कहा था कि अगर मेटल्स के बारे में बात हो तो आपने डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देनी है, और अगर नॉन मेटल्स के बारे में बात हो तो आपने डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, अगर नॉन मेटल्स हो, अगर मेटल ना हो, जैसे ये वुड है अगर, तो आपने बताना है कि जहाँ पे हॉट हीट की सोर्स है उसके करीब वाले पार्टिकल्स पहले वाइब्रेट करेंगे ज़्यादा फास्टर,
और फिर वो अपनी एनर्जी बराबर वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफर करते रहेंगे, जिसकी वजह से वो भी ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे एंड इवेंचुअली इस तरह हीट ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू कंडक्शन। लेकिन मेटल्स के अंदर पहली बात तो है कि वो वाला प्रोसेस तो हो ही रहा है, आप अगर वो भी लिख दोगे इस केस में, क्योंकि ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इवन इफ यू जस्ट राइट अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स योर आंसर विल बी एक्सेप्टेड। बट मेटल्स के अंदर एडिशनल प्रोसेस क्या होता है वो बात याद रखनी। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर यहां से मेटल हीट हो रहा है, इधर से हीट किया जा रहा है, तो मेटल प्लेट के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं they will start bumping into the atoms by moving at high speeds, and these free electrons will make the atom vibrate। और एटम्स जो हैं इसकी वजह से, इस एडिशनल प्रोसेस की वजह से ज्यादा वाइब्रेट होते हैं इन कंपेयर टू नॉन मेटल्स, therefore metals are better conductors। खैर अभी हमसे ये तो नहीं पूछा कि metals better conductor क्यों हैं, but the simple explanation that we can give over here for metals is कि free electrons in the metal moving quickly and bump into atoms, making them vibrate faster। ठीक है, और इससे आपकी जो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है एंड हेंस ट्रांसफरिंग एनर्जी। सो हमने अपना मॉलिक्यूल जो जब भी ये मॉलिक्यूल्स का वर्ड यूज करें तो उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, सारी चीजें बेसिकली आपके आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा, ड्रॉ एन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ हीट मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एट पॉइंट एक्स। सो किस तरह एरो बनाऊंगा मैं यहाँ पे, इसमें एरो में यहाँ पे किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए मुझे, आपके ख्याल में मुझे एरो अपवर्ड्स बनाना चाहिए, डाउनवर्ड्स बनाना चाहिए, लेफ्ट बनाना चाहिए, राइट बनाना चाहिए, किस तरह का एरो बनाना चाहिए? यहाँ पे सारे पॉसिबल्स मैंने आंसर बता दिए, लेकिन किस डायरेक्शन में एरो बनाना चाहिए, यहाँ पे वाटर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस बारे में सोचो और जवाब दो। यहाँ पे एरो में ड्रॉ करना है, तो ऑब्वियसली इनमें से कोई 3 गलत है और एक ही सही है, कौन सा वाला सही आंसर है? थिंक अगेन। फातिमा सोचो, थोड़ा सा हीट सोर्स को देखो बेटा किधर पड़ी है, ध्यान से देखो, फोकस। हाँ, तो भाई सिचुएशन ये है कि पानी गर्म कहाँ से होगा, पहले तो आप ये सोचें। आमना आपका क्या आंसर है यहाँ पे? शयान आपका क्या आंसर है, कौन सा वाला एरो ठीक है इनमें से? सर साइड, राइट साइड। दोबारा सोचो। सर लेफ्ट साइड वाला है। गलत, लेफ्ट साइड वाला नहीं है मेरे बच्चे। 2 तरह ही वाटर एसेंशियली मूव करता है, या आपको अगर मैं डिफरेंट पॉइंट्स मार्क कर दूं, सबसे पहले सोचो कि यहाँ पे वाटर को क्या होना चाहिए। ठीक है आमना, करेक्ट। यहाँ पे वाटर कहाँ मूव करेगा, शयान ये बता सकते हो? यहाँ पे जो वाटर होगा वो कहाँ मूव करेगा? ऊपर मूव करेगा क्योंकि हॉट सही होगा कह रहे वाटर। हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हॉट होगा। तो यहाँ वाला पानी तो ठंडा होगा ना, ठंडा पानी कहाँ जाता है? नीचे। जी, तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर था, डाउनवर्ड्स एरो। और अगर आपसे पूछ लेंगे यार यहाँ पे पानी कैसे मूव कर रहा है, तो वो स्लाइटली इस तरफ जो है वो पानी स्लाइटली इस तरफ, और यहाँ पे स्लाइटली इस तरफ, एक सर्कुलेटरी मोशन जो है वो कन्वेक्शन करंट्स हमारे पास सेटअप हो जाएंगे, क्योंकि हीट सोर्स थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ, इसीलिए उन्होंने जानबूझ के दिखाई, राइट? तो यूं आपका पानी जो है वो सर्कुलेट कर रहा होगा, तो पॉइंट एक्स पे डेफिनेटली डाउनवर्ड्स एरो ही आपने शो करना है। ठीक, चलो, अच्छा जी, why the water moves in this direction? Now it's a 3 mark question। अब पिछली बार 2 मार्क का क्वेश्चन था और हमने एक्सप्लेनेशन समझ लो 3 मार्क की ही लिखी थी। अब 3 मार्क आपने पूरे लेने। अब दोबारा बार बार जब ये रिपीट होगा क्वेश्चन तो मैं अगेन एंड अगेन नहीं करवाऊंगा, ठीक है? विल नॉट डू इस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो अभी जो है मुझे एक दफा और सबसे आंसर चाहिए, लेकिन अब कोशिश करो परफेक्ट हो आपका आंसर, उसमें कुछ भी मिसिंग ना हो, ठीक है? देयर इज इनफ स्पेस ओवर हियर, काफी नंबर ऑफ लाइंस दी हुई, 3 मार्क का क्वेश्चन है। मेक श्योर दैट यू गेट ऑल दोस 3 पॉइंट्स। तो मैं सबको बताऊंगा कि आपके कितने मार्क्स आए क्वेश्चन में से, अगर एग्जाम में आंसर होगा, तो आप मुझे अपना पूरा जो है वो जवाब दे के दिखाओ, ठीक है?
बी पार्ट 2 का, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है फातिमा, इसमें एक वर्ड होता है जो मैंने कहा था आपने कभी भी मिस नहीं करना, ठीक है? बाकी आपका आंसर परफेक्ट है, बट देर इज वन की टर्म जो कि अंडरलाइंड होता है ऑलमोस्ट मार्किंग स्कीम के अंदर, और मार्किंग स्कीम में कोई चीज अंडरलाइंड हो ना तो उसका मतलब ये होता है कि वो एग्जामिनर को बता रहा था कि ये वर्ड तो लाजमी होना चाहिए, ठीक है? वो वर्ड कौन सा है? क्योंकि देखो इधर पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं भी वो वर्ड मेंशन नहीं है, तो आपके लिए वो मेंशन करना जरूरी हो गया। पिछले क्वेश्चन में जो वो फ्लेम वाला क्वेश्चन था उसमें वो वर्ड ऑलरेडी मेंशन था, राइट? इट्स अंडरलाइंड इन द क्वेश्चन, बट तो अगर आप आंसर में वो ना भी मेंशन करते ना तो उसका मार्क्स नहीं थे। लेकिन यहाँ पे आपको वो जो मेथड जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो आपने उसका नाम भी लेना है लाजमी। ओके, बात समझ रही हो? अब मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिखता हूँ और फिर उसके बाद चेक करो कि आपका कैसा आंसर आ रहा है। शेहान बेटा तुम्हारा मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। चलो लेट्स राइट दिस डाउन। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे वाटर, वाटर, अच्छा जी यहाँ पे लिखते हैं वाटर नियर द, मैं इसको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करता हूँ, आप तो पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखोगे बट मैं पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि क्या क्या किन चीजों के मार्क्स है। सो वाटर नियर द hot plate expands and becomes less dense, so it rises and cold water sinks। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया ना कि वो ज्यादा डेंस है, तो इसके लिए सॉरी ये लेस डेंस है तो इसके साथ मोर डेंस आप लिख भी सकते हो, लेकिन अगर जगह ना बच रही हो तो आप ना लिखो। यस फातिमा यू आर करेक्ट, आपने सही आइडेंटिफाई कर लिया, वो वर्ड आपका होना चाहिए। सो इट राइजेस इन कोल्ड वाटर सिंक्स। दिस वे convection currents are set up in water and all the water is heated। ये आखिरी जो लाइन है ऑल द वाटर इज हीटेड, ये वैसे ही बस मैंने इसको कंप्लीशन के तौर पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाए इसलिए लिख दिया, बट यहां तक आपका आंसर है एसेंशियली 1 2 3 तीन बातें। शायान देख लो बेटा, जो भी मिसिंग है इसको ऐड कर लो। अब जहां कन्वेक्शन वगैरह बहुत ज्यादा रेपिटेटिव हो रही होगी तो हम बार बार नहीं करेंगे, ठीक है? हैं तो 38 क्वेश्चंस, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम इसको स्किप कर ही देंगे, ठीक है? मैं आपसे बार बार एक ही चीज नहीं करवाना चाह रहा, जहां यूनिक क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे। ओके चले आगे। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एक मेटल रूफ है और वो सन को फेस कर रही है, सनलाइट आ रही है मेटल रूफ के ऊपर, ठीक है? ये मेटल का वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसको अंडरलाइन किया है। स्टेट द मीन्स, स्टेट इज अ कमांड वर्ड, यू शुड नो कि हर क्वेश्चन एक कमांड वर्ड से शुरू होता है, ठीक है? क्वेश्चन में कमांड वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे कमांड वर्ड है स्टेट, यहाँ पे कमांड वर्ड है डिस्क्राइब, ठीक है?
यहाँ पे कमांड वर्ड है सजेस्ट, यहाँ पे कमांड वर्ड है कैलकुलेट, पेपर 2 करते हुए यहाँ पे कमांड वर्ड है कैलकुलेट, यहाँ पे कमांड वर्ड है एक्सप्लेन। इन सब क्वेश्चंस को जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपने बहुत केयरफुली जो है वो कमांड वर्ड को पढ़ के उसके मुताबिक आंसर देना होता है। अब स्टेट वाला क्वेश्चन तो सिर्फ 1 मार्क का होता है, ये 2 मार्क का कैसे? क्योंकि इसमें एक और कमांड वर्ड है, स्टेट एंड एक्सप्लेन। तो आपने बताना है कि कौन सा एनर्जी ट्रांसफर का मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है, सन से अर्थ, और बाकी दूसरे मेथड्स क्यों नहीं इन्वॉल्व। ये रिपीट क्वेश्चन है ना? याद है हमें कि कौन सा एनर्जी मेथड जो है वो इन्वॉल्व है? रेडिएशन इज इन्वॉल्व, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। कन्वेक्शन एंड कंडक्शन आर नॉट इन्वॉल्व because they need a medium, जो कि सन और अर्थ के बीच में स्पेस में नहीं होता। ठीक। डिस्क्राइब हाउ थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मेटल फ्रॉम द हीटेड सरफेस। दोबारा से, अब क्योंकि हमने मेटल वाली एक्सप्लेनेशन एक दफा दे दी है, लेकिन एक दफा मैं और आपसे एक्सप्लेनेशन लूंगा इसकी। ठीक है, मेटल है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड थ्रू द मेटल फ्रॉम द हीटेड सरफेस। तो जब यहाँ पे ये तो रेडिएशन से ये वाला पार्ट हीट अप हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये थ्रू आउट पूरे मेटल में इस तरह एनर्जी यहाँ पे किस तरह ट्रांसफर होगी। अब ये जो मेथड है इसको आपने एक्सप्लेन करना है। अगेन ये वाली एक्सप्लेनेशन मैं आपसे वन लास्ट टाइम ले रहा हूँ, दोबारा आएगी तो मैं दोबारा नहीं लूंगा आपसे। चलो जल्दी जल्दी से, अब कोशिश करो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए आपका, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट बात मिसिंग ना हो। ठीक है, हमारा बिल्कुल सही आंसर है, तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है टॉपिक। ऑलराइट, बाकी आंसर्स का भी मैं वेट कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली मेटल का वर्ड भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। In metals, both high energy molecules and electrons vibrate and move. अच्छा, अब आमिना इसमें एक थोड़ी सी बात जो है ना वो मिसकॉन्सेप्शन है, इसको क्लियर करना है। आपने जब लिखा ना कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम्स या मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट एंड मूव, इनमें से एक चीज है जो वाइब्रेट ही कर सकती है और दूसरी चीज है जो मूव कर सकती है। तो बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, इसके बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, हो सकता है आप इस यू डिड नॉट मीन टू से इट, बट आपके सेंटेंस से ऐसा लग रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव एंड बम्प इनटू द एटम्स, एटम्स ऑन द अदर हैंड कैन ओनली वाइब्रेट। ठीक, ये बात जो है ना क्लियर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, तो ये बात जहन में रखना। ऑलराइट, सो हम क्या बात कर रहे हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स gain energy and move
fast bumping into atoms भी लिख सकते हो, बट मैंने आपको बताया था these are not atoms anymore, technically these are positive ions. ये पॉजिटिव आयंस बन चुके होते हैं बिकॉज सबने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, ठीक है। तो आप पॉजिटिव आयंस भी लिख सकते हो, एटम्स भी लिख सकते हो, एटम्स, मेकिंग देम, दिस मेक्स देम वाइब्रेट फास्टर. This makes them vibrate faster. So heat is transferred throughout the metal. All clear? ठीक है शायद, तुम्हारा आंसर भी ठीक है, लेकिन पार्टिकल्स एक्सपैंड वाली बात बिल्कुल अननेसेसरी और गलत है. पार्टिकल्स कभी भी एक्सपैंड नहीं करते, ठीक है शायद, सुन लो ये बात. पार्टिकल एक्सपैंड नहीं करता, पार्टिकल का साइज वही रहता है. पार्टिकल सिर्फ मूव करता है, वाइब्रेट करता है. एटम जो है वाइब्रेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके उनको हिट करते हैं, ठीक है. सो अपनी जो एक्सप्लेनेशन है उनको बहुत क्लियर कट रखना. ओके, ये क्वेश्चन जो है ना वो टेक्निकली इतना कोई वो नहीं है. व्हाट कैन यू से, ये वाला क्वेश्चन हमें करने की जरूरत है या नहीं, चलो कर लेते हैं इसको, ठीक है. थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है. आई वुडंट रियली से कि इसमें कोई आपकी खास कोई फॉर्मूला लग रहा है कुछ, ठीक है. चलो लेट्स सी कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो कौन सा ही आंसर करता है. पार्ट ए का जवाब जो है वो सिंपल वन वर्ड वन सेंटेंस का आंसर है. पहले तो पार्ट ए को आंसर करने की कोशिश करो. रीड फ्रॉम द टॉप, केयरफुली रीड द होल क्वेश्चन एंड देन आंसर. डायरेक्ट आंसर देने की मत कोशिश करना. आराम से क्वेश्चन को पढ़ के फिर जवाब देना पार्ट ए का. The answer will be very short, single sentence होगा, बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है हमारा. बाकी लोग भी इसका आंसर करने की ट्राई करें. ठीक है फातिमा, गुड, सही है. सो हीट ट्रांसफर जो हो रहा है बेडरूम के अंदर वो यहां से भी हो रहा है, आउटसाइड से भी हो रहा है, और मेन रूम से भी हो रहा है. लेकिन कह रहे हैं कि आउटसाइड से हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है बेडरूम में और मेन रूम से कम हीट ट्रांसफर हो रहा है. एंड द ओनली थिंग दैट इज बेसिकली डिफरेंट इज द टेम्परेचर डिफरेंस. इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस 14 डिग्री सेल्सियस का है, जबकि इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस का है. सो द ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस द फास्टर द हीट ट्रांसफर, ठीक है. तो मैं इसको बहुत ही शॉर्ट करके लिख रहा हूं. द टेम्परेचर डिफरेंस इज ग्रेटर, ठीक है. अब इसके अंदर एक और बात का ध्यान रखना, और वो है सजेस्ट. अगर आप मार्किंग स्कीम इसकी खोल के देखोगे तो इसमें सिर्फ एक यही वाला आंसर नहीं होगा. ऑल्दो दिस शुड बी द मोस्ट कॉमन आंसर, बट दिस इज नॉट द ओनली पॉसिबल आंसर बिकॉज ये सजेस्ट वाला क्वेश्चन है. सजेस्ट वाले क्वेश्चन में मोर ऑफन देन नॉट एक सिंगल आंसर नहीं होता, एंड इट्स क्वाइट एन ओपन एंडेड क्वेश्चंस वेयर यू कैन थिंक ऑफ अदर रीजंस एज वेल. एक रीजन और ये हो सकता है कि यहाँ पे जो मटेरियल्स यूज हुए हैं विंडो में और ये वाली वॉल्स में, मे बी दे आर बेटर कंडक्टर्स ऑफ हीट देन दीज मटेरियल्स, ठीक है. दिस कुड आल्सो बी अ रीजन. मैं ये नहीं कह रहा कि यही लाजमी सही आंसर है, बट दिस कुड बी अनदर पॉसिबल रीजन एज वेल, ठीक है.
चलो आगे चलें। एयर कंडीशनर, an air conditioner keeps the temperature constant in the bedroom by removing thermal energy. Calculate the total thermal energy that the air conditioner removes from the bedroom in 1 hour. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं लगाना है. देयर इज नो फॉर्मूला दैट यू नीड टू लर्न फॉर दिस, इट्स जस्ट बेसिक कॉमन सेंस लगाओ और फिर मुझे यहाँ का आंसर निकाल के दो. 1 मार्क का ही है. कह रहे हैं एयर कंडीशनर क्या करता है, बेडरूम में लगा हुआ है और बेडरूम से वो थर्मल एनर्जी रिमूव करता है, लेकिन 1 आवर में कितनी वो एनर्जी रिमूव करता होगा. लुक एट द टेबल, ये 1 आवर के अंदर दिखाया हुआ कि बेडरूम के अंदर कहाँ से एनर्जी आ रही है. ठीक है, इनको देख के बताओ कि उसको कितनी एनर्जी रिमूव करनी पड़ेगी ताकि टेम्परेचर रूम का कांस्टेंट रहे. चलो मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ. व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट? कमरे का टेम्परेचर कब कांस्टेंट रहेगा? सिर्फ तभी कांस्टेंट रहेगा जब उसमें जो एनर्जी एंटर हो रही है, जो वो हीट उसके अंदर आ रही है, उसी रेट से हीट उसमें से निकल भी रही हो. तो टोटल आपने बेसिकली ये अंदाजा लगाना है कि रूम के अंदर हीट आ कितनी रही है डिफरेंट जगहों से, जो कि टेबल में आपको दी हुई है. इन सबको अगर आप टोटल करो तो आपको पता लग जाएगा कि 1 आवर में बेडरूम के अंदर कितनी हीट एंटर हो रही है. जितनी हीट एंटर हो रही है उतनी ही लीव भी करनी चाहिए थ्रू द एयर कंडीशनर ताकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे. सो दैट्स ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड. इसके लिए आपको करना क्या होगा, जस्ट ऐड ऑल ऑफ देम अप. तो आमिना आपने यही किया है बेटा, आपने सबको ऐड ही किया है. यस, तो सबको ऐड किया तो आपका आंसर, बस मैं यहाँ पे खुद पे कैलकुलेट नहीं कर रहा, इन सबको आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 3. ठीक है, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए. और जाहिर सी बात है कि यूनिट भी लिखना चाहिए हमें आंसर का, तो यूनिट क्या होगा? जूल्स. जूल्स, क्योंकि एनर्जी है. गुड. कैलकुलेट द पावर, अब ये जाहिर सी बात है पिछले चैप्टर से लिंक्ड है. इलेक्ट्रिकल पावर जो कि कह रहे हैं, अच्छा कैलकुलेट नहीं करनी पावर, कह रहे हैं एयर कंडीशनर की इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो 300 वॉट्स है. यू शुड नो व्हाट पावर इज एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ पावर विद एनर्जी. तो कह रहे हैं कैलकुलेट द एनर्जी इनपुट इनटू द एयर कंडीशनर इन 1 आवर. ठीक है, एयर कंडीशनर को इलेक्ट्रिकल पावर जो मिल रही है वो 300 वॉट्स मिल रही है. 1 आवर में एनर्जी कितनी मिलेगी ये आपने निकाल के बताना है. यहाँ पे जो डेटा इस क्वेश्चन में गिवन है यही रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं रिक्वायर्ड. State the formula जो you will use and then find out, tell me your answer. फॉर्मूला बताओ फिर उसके बाद आंसर बताओ. ठीक है, फॉर्मूला सही लिखा है सबने. अब आपने बस ई निकालना है यहाँ से. पी आपको पता है, टी आपको पता है, और आपने ई निकालना है. सो पावर इक्वल्स एनर्जी ओवर टाइम, ये फॉर्मूला है. सो एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर इसको मैं डायरेक्ट रीअरेंज करके लिख दूं, पावर इनटू टाइम. अगर आप जूल्स में आंसर देना चाह रहे हो तो फिर जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा. कैसे? वॉट्स तो आप यहाँ पे लिख लोगे, लेकिन यहाँ पे आप 1 से तो नहीं मल्टीप्लाई करोगे, ये तो गलत हो जाएगा. क्या करना चाहिए, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहिए. तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और फिर 60 मिनट्स में हर मिनट में फर्दर 60 सेकंड्स होते हैं, तो असेंशियली 3600 सेकंड्स होते हैं 1 आवर में. उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे. 3600 इंटू 300, 3600 इंटू 300, 1800, 18,000
जूल्स आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है ये पिछली वाली कन्वेक्शन से थोड़ी सी ऑपोजिट है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई। सो पहले आप कन्वेक्शन करंट के थ्रू किसी चीज को कूल कर हीट अप कर रहे थे, अब आप कन्वेक्शन के थ्रू कूल कर रहे हो रूम को, ठीक है। तो वो कैसे हो रहा है कूलिंग? एयर कंडीशनर रूम के टॉप पे लगा हुआ है, तो एयर कंडीशनर इज एट द टॉप ऑफ द रूम, सो वो एयर की टॉप वाली एयर को कूल कर रहा है। इससे कन्वेक्शन करंट कैसे होगा जल्दी जल्दी बता दो। अब शॉर्ट अब करके आप अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। वैसे है तो 3 मार्क का, तो 3 पॉइंट्स होने चाहिए, बेशक आंसर लंबा हो या छोटा हो। मोर इंपॉर्टेंट इसके सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन होने चाहिए। तो अगर ये आपका रूम है और यहाँ पे एयर कंडीशनर लगा हुआ है, तो कन्वेक्शन करंट्स कैसे सेटअप होंगे? कोल्ड एयर नीचे और हॉट एयर ऊपर जाएगी, यही करना पड़ेगा। कोल्ड एयर near the AC is more dense, so it sinks, and hot air rises. This sets up currents। एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है और मुझे पूरे 3 मार्क्स चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि मेरे आंसर में कोई ना कोई कमी है। इस वाली लाइन के कोई मार्क्स नहीं है। यू माइट रियलाइज वाई इसके कोई मार्क क्यों नहीं है, क्योंकि ये बात तो यार ऑलरेडी लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर, मुझे इसके लिखने के क्या मार्क्स मिलेंगे। तो इसको मैं नीचे मूव कर देता हूँ, आई मीन आई विल नॉट रिमूव इट, बट दिस इज स्टिल जस्ट एन एक्स्ट्रा सेंटेंस। व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट है कि मुझे यहाँ पे ऐड करना चाहिए था कि कोल्ड एयर जो है नियर द एसी इज मोर डेंस बिकॉज इट कॉन्ट्रैक्ट्स। जब एयर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो वो मोर डेंस मोर डेंस हो जाएगी, एंड हॉट एयर राइजेस एज इट इज लेस डेंस। ये वाली बात भी हम यहाँ पे पूरी मेंशन कर देते हैं। नाउ द आंसर इज मोर कंप्लीट, ऑलराइट। चलो, अब ये क्वेश्चन रिपीट है, नॉट मच न्यू अबाउट दैट। ओके, ये वाला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 2 मेटल पेन्स हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ लो, मैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट्स दूंगा अटेम्प्ट करने के लिए। यू नॉट रीड द होल, यू नॉट डू द होल क्वेश्चन बिकॉज कुछ चीज़ें रिपीट हैं। सो 2 सॉस पैन्स, सेम मास ऑफ हॉट वाटर एट सेम इनिशियल टेम्परेचर, which is this. Pan A is white, pan B is black, but otherwise they are identical. बाकी उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। Sauce pans are uncovered and cool under the same conditions. कूलिंग कर्व्स आपको दिखाए हुए। पैन ए के अंदर पानी किस तरह ठंडा हो रहा है, पैन बी के अंदर पानी किस तरह ठंडा हो रहा है। पैन ए में पानी यहाँ तक कूल हुआ है, पैन बी में पानी यहाँ तक कूल हुआ है। How the water in a pan loses heat by conduction, or how the water in the pan loses heat by convection. I hope ये आप जो है वो कर लोगे, इसमें कोई अब मसला नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि यार ये सिचुएशन, चलो ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताओ इस पार्ट का क्या आंसर होगा, B1 का। Why pan B cools faster than pan A? इसका आंसर मुझे पहले चाहिए, ठीक है। तो आई लीव द होल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई जस्ट वांट यू टू आंसर B1 फर्स्ट। उसके बाद हम पार्ट ए का भी
पहले पार्ट बी करते हैं, फिर पार्ट ए भी दोबारा देख लेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होने शुरू हो जाएंगे तो हम ये पूरी फाइल गो थ्रू नहीं करेंगे, कुछ नया नजर आएगा तो हम करेंगे, अदरवाइज विल जस्ट फिनिश द क्लास। हाँ शायान, पता है आंसर? सर लिख के बताओ ना। हाँ लिख के बता दो, लिख के बता दो, बोल के बता दो, कोई मसला नहीं। सो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आई गेस सबने रियलाइज कर लिया कि भाई शायद आपने पेन के कलर को बेटा मेंशन करना था, पेन के कलर को मेंशन करना था। पेन बी जो है उसका कलर है ब्लैक और पेन ए जो है उसका कलर है वाइट, ये मेन चीज थी। तो जो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से हीट लॉस जल्दी होता है थ्रू विच फॉर्म, थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, ये बात मेंशन करनी थी। ब्लैक surfaces lose heat quicker because they are good emitters, emission को mention करना था यहाँ पे, absorption में कुछ और, of which radiation, इसका नाम mention करना है, infrared radiation। मेन चीज यही है, ब्लैक और गुड एमिटर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, इसी चीज के मार्क्स हैं, ठीक है। ओके, पार्ट 2 को देख लेते हैं। Describe and explain how figure 10.1 is different when the pans are covered and the same experiment is repeated. Okay, describe भी और explain भी है, दो command words हैं। How figure 10.1 will be different when pans are covered and experiment is repeated. क्या हो जाएगा, फर्क पड़ेगा दोनों ग्राफ पे, क्या फर्क पड़ेगा? आप जेनेरिक एक आंसर दे सकते हो, दोनों ही ग्राफ पे फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा बता दो। अभी पहले पैन्स थे अनकवर्ड, पहले फैंस थे, दोनों पैन्स आपके अनकवर्ड थे। अब वही एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं बट द पैन्स आर नाउ कवर्ड, सो व्हाट डिफरेंस वुड दैट मेक टू द होल एक्सपेरिमेंट? दोनों ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा? बोथ ग्राफ्स, ठीक है, डिस्क्राइब तो कर दिया आपने, अब इसको एक्सप्लेन भी करोगे ना, बिकॉज, बिकॉज डाल के आगे बताओ क्या होना चाहिए। बोथ ग्राफ्स विल बी लेस स्टीप, या फिर बोथ ग्राफ्स या बोथ पैन्स विल कूल स्लोअर, ये लिख दो, या द टेम्परेचर डिफरेंस इन बोथ ग्राफ्स विल बी लेस बिकॉज, तो बिकॉज के आगे क्या है? फातिमा, कौन सा हीट ट्रांसफर का मेथड है जो यहाँ पे रुक रहा है? आपने बोल दिया लेस हीट इज लॉस्ट, वो तो बात हमें समझ में आ गई ना कि क्यों हीट लॉस तो लेस होगा, बट रेडिएशन नहीं, रेडिएशन नहीं होगी। कवर करने से कौन सा मेथड जो है वो रुक रहा है? कवर करने से, हमारा सोचो, कवर करने से कौन सा मेथड रुक रहा है? जब आपका पैन यहाँ पे रखा हुआ है और उसके अंदर ये पानी है और उसमें से हीट
ट्रांसफर ऐसे हो रहा है, ये कैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है, कन्वेक्शन का मेथड है। और कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर कैसे होगा, नियर द पैन, जब पैन अनकवर्ड था, नियर द पैन ये वाली एयर हॉट होगी और ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये वाली एयर जो है ये होगी कोल्ड एयर, ये नीचे आएगी। तो होता क्या है कि आपका हीट ट्रांसफर इस तरह हो रहा होता है कि हॉट एयर पानी से हीट लेके जाती है, ऊपर चली जाती है, कोल्ड एयर आती है, फिर वो पानी से और हीट एब्जॉर्ब करती है, फिर वो ऊपर चली जाती है, इस तरह कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है। सो आपने बताना है बिकॉज हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन विल बी डिक्रीज्ड। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉसिबल ऑप्शन भी था, लिड हटाने से एक और प्रोसेस भी होता है जो हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा लेकिन पीछे पढ़ा, उससे भी कूलिंग होती है। डू यू रिमेम्बर कि इसकी जगह एक और मेथड में यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, वो कौन सा मेथड है जो हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा, थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, अनकवर करने से। यस, यहाँ पे आ सकता है, आमना सही कह रही हो। बाकी सबको पता है कि और कौन सा प्रोसेस है जो जिसके थ्रू पानी फर्दर कूल होता है, एवापोरेशन। यस वेरी गुड। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, क्योंकि पानी लेस इवेपोरेट होगा तो लेस कूल भी होगा, क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं। लेट्स सी। ओके, ये वाला क्वेश्चन 12 का मुझे B1 और 2 करके मुझे बता दो, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, पार्ट 2 इज वन दैट इज फ्रॉम दिस चैप्टर। इसका तो आंसर आपको पता ही होगा और प्रॉब्ली आप पहले भी कर चुके हैं मेरे साथ, बट दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे चाह रहा हूँ आप करो, दोनों के जवाब दे देना, और नीचे वाले के आंसर में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है आमना, हमारा लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। वैक्यूम है दोनों वॉल्स के बीच में जो कि नाइट्रोजन को कूल रख रहा है। हाउ डज द वैक्यूम बिटवीन द ग्लास वॉल्स कीप द नाइट्रोजन कूल? वैक्यूम होने का क्या फायदा है? याद रखो, जो भी प्रोसेस आप एक्सप्लेन करो उसका नाम मेंशन होना चाहिए। फातिमा, यहाँ पे इनमें से कोई एक ही है जो बेसिकली रेलेवेंट है, ठीक है। दूसरी वाली है वो तो होती लिक्विड्स के अंदर है, तो जो बीच वाला जो पहला आपने मेथड मेंशन किया वो होगा। लेकिन 3 मार्क के लिए अपना आंसर टारगेट करो ना, 3 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो यू विल इलेबोरेट अ लिटिल बिट मोर, राइट? ये जो सो आप बताएंगे कि वैक्यूम हैज नो पार्टिकल्स, सो नो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड वाया कंडक्शन। कूल रख रहे हैं आप नाइट्रोजन को, तो आप किस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर रोक रहे हैं? इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर रोक रहे हैं या इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर रोक रहे हैं? So no heat can be transferred by conduction from outside to inside or from inside to outside? इनसाइड टू आउटसाइड। आउटसाइड टू इनसाइड, क्योंकि अंदर वाला जो लिक्विड है वो ज्यादा कोल्ड है, बाहर वाला टेम्परेचर वार्मर है, सो हीट विल बी ट्रांसफर्ड इन दिस डायरेक्शन, जिसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम हीट की एब्जॉर्प्शन को रोक रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, ओके, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन की थी। अब पहला वाला क्वेश्चन रिपीट है, सो आई गेस आई विल नॉट आस्क यू टू राइट दिस डाउन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वार्मिंग प्लेट है, मतलब हॉट प्लेट रखी हुई है नीचे, और इससे जो है वो आपकी थ्रू, अब ये 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 प्रोसेस कौन से मेंशन होंगे? 3 मार्क का क्वेश्चन है, बस मुझे दोनों प्रोसेसेस के नाम बता दो। आई विल नॉट आस्क यू टू एक्सप्लेन देम फुली,
बट यहाँ पे याद रखो कि पूरा क्वेश्चन जो ना आप गौर से पढ़ोगे, आपको बोल रहे हैं थ्रू द मेटल एंड देन टू ऑल ऑफ द लिक्विड। तो कौन से दो स्टेप्स मेंशन करेंगे हम? यहाँ पे जो प्रोसेस होगा इस जगह पे, वो कौन सा होगा? ये होगा कंडक्शन। कंडक्शन। और यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो होगा कन्वेक्शन। तो आपने दोनों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। 3 मार्क्स आपको चाहिए पूरे। अब दूसरा पार्ट जो है वो आपने मुझे एक्सप्लेन करना है। मुझे ये वाले पार्ट का आंसर चाहिए, पार्ट बी का। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरे कप में ऐसा क्या है दूसरे कप में कॉफी उतनी ज्यादा वार्म नहीं हो पाएगी जितनी पहले कप में वार्म हो रही है। नीचे वाली प्लेट जो है ना वो हॉट है, उससे आप कॉफी को गर्म रख रहे हैं। दूसरी वाली कॉफी जो है, जो 3.2 है, वो कह रहे हैं वो उतनी वार्म नहीं रह पाएगी जितनी पहली वाली रहेगी। सो वो क्या होगा? ठीक है, हमारा का आंसर ठीक है। 1 मार्क के लिए दैट्स इनफ। क्योंकि वो उधर एयर है और एयर अगर वार्म होगी और वो लेस डेंस होगी, राइज एयर तो है, करेगी। एयर तो तुमने सही आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन एयर कौन से हीट ट्रांसफर को रोक रही है, कौन से मेथड को रोक रही है? यहाँ पे क्या हो रहा था? कंडक्शन हो रही है, उसको रोक कंडक्शन। रही और यहाँ पे होगी कंडक्शन? नहीं। यहाँ पे होगी या कम होगी? कम होगी, या पे कह लो कम। नहीं होगी। सो लेस हीट विल बी ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन बिकॉज बीच में एयर ट्रैप हो गई और एयर इज अ पुअर कंडक्टर। ठीक है, बस। चलो जल्दी से मुझे C1 और C2 का आंसर जो है वो आपने देना है। ये भी हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आउटसाइड सरफेस ऑफ द कप कैन बी ईदर ब्लैक, वाइट एंड कैन बी डल और शाइनी। ठीक है, अंडरलाइन विच कलर एंड विच टाइप ऑफ सरफेस, दो चीजें अंडरलाइन करनी है आपने। इज बेस्ट टू कीप द कॉफी वार्म, आपने कॉफी को गर्म रखना है और फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है। चलो, आपने कॉफी को वार्म रखना है। cup is already, the coffee is already warm, right? And you need to keep it warm, so you want the heat to not go outside. तो उसको आप प्रिवेंट कैसे करोगे? समझो कि आपने एमिशन को रोकना है। एमिशन को कैसे रोकोगे? आमना इसमें से बेटा एक सही है, पहला वाला, दूसरा वाला जो है वो गलत है। हमारा आपके दोनों ठीक है, सही है। मैंने अभी मेंशन किया था कि हम जो है यहाँ पे कॉफी को गर्म रखना चाह रहे हैं, मतलब हीट ट्रांसफर जो है वो हम जो रोक रहे हैं वो बाहर की तरफ हीट ट्रांसफर रोक रहे हैं, हम ये वाला हीट ट्रांसफर रोकना चाह रहे हैं। अब ये तो एब्जॉर्प्शन तो नहीं है ना, ये सवाल एब्जॉर्प्शन के बारे में नहीं है, ये सवाल है एमिशन के बारे में। तो हमें पुअर एमिटर्स चाहिए। क्या चाहिए? पुअर एमिटर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन चाहिए हमें। एब्सॉर्बर्स के बारे में बात नहीं करनी, ये हमने पिछले लेक्चर में यहाँ पे कुछ डिस्कस किए थे। इस तरह के केसेस कॉफी के बारे में ही सारे मैंने चीजें डिस्कस की थी, राइट? ये हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और इसके अंदर ये ब्लैक और वाइट वाले के अंदर मैंने बात की थी। सो एमिशन के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, एमिशन के बारे में सवाल, क्योंकि हीट बाहर निकल रही है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, एमिशन हो रही है। ठीक है, तो और बात भी आउटसाइड सरफेस की हो रही है। अगर इनसाइड सरफेस की बात होती तो पहले वो कॉफी से एब्जॉर्ब करता, फिर आउटसाइड से एमिट करता, लेकिन आउटसाइड सरफेस की बात हो रही तो डेफिनेटली एमिशन के बारे में क्वेश्चन। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन से बेस्ट एब्जॉर्बर्स हैं और कौन से बेस्ट एमिटर्स हैं। अभी हम एमिटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इस बारे में। तो हमें पता है कि एमिशन जो है वो बेस्ट होती है ब्लैक, और मैट भी, मैट जो है वो डल या रफ के लिए भी चाहता है। जब आपको वर्स्ट एमिटर्स देखने हैं तो आपको सिल्वर और शाइनी चाहिए, और आपको वर्स्ट ही चाहिए, पुअर एमिटर्स ऑफ चाहिए। तो आपने शाइनी चूज करना है, अंडरलाइन करना है, शाइनी को अंडरलाइन करना है, और दूसरा कौन सा अंडरलाइन होगा? वाइट। ठीक है, क्योंकि आपने जो है वो दोनों का करना है। होपफुली सबको समझ में आ गया। ठीक है, आई गेस अभी चैप्टर जो है मोर और लेस कंप्लीट है, देयर इज हार्डली। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कर लेना। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ जिनको आप डेफिनेटली गो थ्रू कर सकते हो। 15 में फायदा ये है,
यहाँ पे आप कंडक्शन को कंपेयर कर रहे हो, दोनों कंडक्शन ही है, बट यहाँ पे ग्लास में कंडक्शन और यहाँ आयरन में. सो वन इज अ मेटल एंड वन इज अ नॉन मेटल. यू विल गेट द चांस टू एक्सप्लेन दैट एंड देन यू कैन चेक योर आंसर्स फ्रॉम मार्किंग स्कीम एज वेल, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन के एंड पे उसका ईयर और उसका वेरिएंट और उसका क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, तो आप कोई भी आंसर अपना चेक कर सकते हो. ठीक है. माइक्रोवेव के अंदर कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, कैसे चाहिए वो सूप हीट अप हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो. 16 को देख सकते हो. अच्छा 17 वाला वैसे है तो काफ़ी आसान, बट चलो फिर भी कर लेना. ठीक है. रेडिएशन के इतने क्वेश्चंस नहीं आए. अच्छा और कौन से अच्छे क्वेश्चन हैं. ये वाला एक क्वेश्चन है, ये एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था क्लास में, इसका पार्ट है, डेफिनेटली देख सकते हो आप. ठीक है. सोलर गीजर वाला क्वेश्चन हमने हमने एग्जांपल डिस्कस की थी क्लास के अंदर, इसको आप डेफिनेटली देख सकते हो. इसमें कंडक्शन भी डिस्कस हो रही है, कन्वेक्शन भी डिस्कस हो रही है. अच्छा जी. बाकी बहुत रेपिटेटिव है आई गेस, इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है. यू कैन गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, टेक्निकली तो आप सभी कर सकते हो, बट अब आपको रेपिटेशन नजर आना शुरू हो जाए. ठीक है. तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, हमारा थर्मल का सेक्शन कंप्लीट हो गया. आज क्या डेट है जल्दी से देखते हैं. डेट है हमारी आज 3 जनवरी. हमारी क्लास होती है ट्यूसडे और थर्सडे को. तो मैं थर्मल के तीनों सेक्शंस और वर्क एनर्जी पावर, फातिमा लास्ट टेस्ट में मैंने वर्क एनर्जी पावर डाला था, नहीं डाला था ना. प्रेशर और वर्क एनर्जी पावर नहीं डाला था मैंने. डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द लास्ट टेस्ट अबाउट. चलो मैं देख लूंगा उसे लास्ट टेस्ट. लेकिन थर्मल के जो तीनों चैप्टर हैं, ये और वर्क एनर्जी पावर, ये आपके तीनों चैप्टर, चारों चैप्टर आ रहे हैं. वर्क एनर्जी पावर और थर्मल के तीनों चैप्टर्स, विच इज ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर एंड थर्मल प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर. ये जो 4 चैप्टर हैं, इनको आपने जो है देख लेना. और हम डेट रख लेते हैं, टेंटेटिव डेस्ट की डेट रख लेते हैं नेक्स्ट वीक वाला थर्सडे. नेक्स्ट वीक वाला जो थर्सडे है वो बेसिकली 12 जनवरी को पड़ रहा है, तो काफ़ी टाइम है. 10 दिन पहले मैंने आपको बताया टेस्ट का. ठीक है. 9 दिन 10 दिन शुड बी मोर देन इनफ. प्रिपेयर कर लेना. यू विल हैव द रिकॉर्डिंग्स एज वेल, यू विल हैव द नोट्स एज वेल, यू हैव द पास्ट पेपर्स एज वेल. तो इसको जो है वो प्रैक्टिस करो, फिर इंशाल्लाह टेस्ट जो है वो आपका लेना है. ठीक है. चलें, सी यू ऑन थर्सडे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.